मिल्ली अल-अमीन गर्ल्स कॉलेज में वेस्ट बंगाल मुतवल्लिज एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहां बंगाल के सारे मुतवल्लिज उपस्थित थे। इस मौके पर क्या कहा मुतवल्लियों ने, आइए जानते हैं। আল্লাহ আমাদের তার ঘরের খিদমত করার যে দায়িত্ব দিয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ এই দায়িত্ব সাধারণ মানুষ পায় না। আল্লাহর রহমত আছে বলে এই দায়িত্ব আমরা পেয়েছি। আল্লাহর ঘরের খিদমত করা, আল্লাহর ঘরকে দেখাশোনা করা মানে we are caretaker of the property of Allah। এবং ইমানদারির সাথে এই কেয়ারটেকারের কাজ যদি আমরা করতে পারি, আল্লাহর ঘরে দেখাশোনা করতে পারি, আল্লাহ খুশ হবে এবং আল্লাহ আমাদের হয়তো সব গুনাহ মাফ করে ওপরে আমাদের তার কাছে জান্নাত হাসিল করা। তাই ভাই, আমি এই ওয়াকফ স্টেটের দায়িত্ব পেয়ে আল্লাহকে মন থেকে শুকরিয়া আদা করি যে আমি খিদমত করেছি। যারা ওই বস্তিতে ছিলেন তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করে তাদের হাউজিং ফর আরবান খবরে নিয়ে গেছি। ওখানে ওয়াকফ বোর্ডের জন্য একটা হোস্টেল তৈরি করেছি, স্টুডেন্ট হোস্টেল। আমার মসজিদটাকে একদম বাড়িয়ে রাস্তার উপরে নিয়ে এসেছি। পেছনে পুকুর বুঝে গেছিল, সেটাকে পরিষ্কার করে সুন্দর করেছি। পেছনে একটা ক্লাব তৈরি করেছি। আর আমার ওই প্রপার্টি যেটা মিস্ত্রি গাঁও অফসেটের তার রোজগার কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। এটা আমি করিনি, আল্লাহ আমাকে দিয়ে করিয়েছে, আমি জারিয়া। তাই আপনাদেরও বলবো যে মন থেকে আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া চান যাতে তার খিদমতে কোনো রকম ত্রুটি যাতে আমরা না রাখি। ইনশাআল্লাহ আমরা এই কাজ করবো এবং ওয়াকফের যত মুতওয়াল্লি আছেন সবাই আমরা ভাই, সব ভাইরা মিলে দেখবো যাতে আমাদের আল্লাহর যে সম্পত্তি সেটা যাতে বেদখল না হয়ে যায়, বেহাত না হয়ে যায়, যাতে অন্যায়ভাবে কেউ না নিয়ে নেয়, এটা দেখাও আমাদের কাজ। এবং ইনশাআল্লাহ এটা আমরা দেখবো, সবাই মিলে জিজান লাগিয়ে এই কাজটা করবো। তার কারণ এই পৃথিবীতে আমরা অনেক কিছু রোজগার করে নিয়েছি, কিন্তু ওই পৃথিবী যেটা কোনোদিন শেষ হবে না, যে জীবন, তার অ্যাকাউন্ট এই খিদমতের মধ্যে দিয়ে আমরা ওপারে পাঠাতে পারবো। তাই আমরা সবাই মিলে এটাকে ইমানদারির সাথে করবো ইনশাআল্লাহ। कि हमारे हरदिल अजीज़ मेयर जनाब फिराद हकीम साहब और साथ साथ वो मिस्री बेगम स्टेट के मुतवल्ली भी हैं, किस तरह से उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया है, इसके लिए और तमाम मुतवल्ली एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए एक ज़ोरदार तालियों के साथ में एक बात कहना चाहूँगा, ये ताली नहीं था, ये बस एक शुरुआत था। और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए फिराद हकीम साहब के लिए। वहाँ तो आवाज़ कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए हमारे खान साहब के लिए, हक साहब के लिए, जस्टिस साहब के लिए, मेहर भाई के लिए और हमारे एक्स बोर्ड मेंबर निहाल साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए मैं निहाल साहब से कहूँगा कि अपनी बातों को सामने रखें और उसके बाद में तफसील से हम लोग जस्टिस साहब की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उसको चलने की कोशिश करेंगे। जनाब निहाल साहब। हमने तो कुछ पेश नहीं किया भाई।
हैं, मतलब इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स की बात आई है आज। अफाकुज़्ज़मा खान साहब ने आज एक सजेशन दिया कि पार्लियामेंट में उठाया जाए कि इनकम टैक्स से वक़फ़ एस्टेट्स को क्या बोलिए उसको अलग रखा जाए। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये ऑर्गेनाइजेशन है और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लिहाजा इनकम टैक्स से वक़फ़ स्टेट्स जितने हैं उनकी इनकम को बात रखें। और एक ठेका टेनेंसी का मसला आ रहा है कि वक़फ़ की जायदाद जो है इसमें मेरे ख्याल से फ़रहाद हकीम साहब ने कुछ बात कही है, तो हम इसमें ठीक से सुने नहीं, वो क्या बोले, तो जो बोले वही उसके साथ हम उनको तायद करते हैं। कि मैं आपके तमाम मीडिया के थ्रू गुलाम रब्बानी की आवाज़ जितनी दूर तक जा रही है और मुतवल्ली की आवाज़ जितनी दूर तक जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुतवल्ली ये नहीं सोचें कि मुतवल्ली आज के डेट में अकेले हैं। उनकी बात अगर वफ़ बोर्ड नहीं सुनेगा, उनकी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारा वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उनकी बातों को सुनते आ रहा है, अभी भी सुना है, फ्यूचर में भी सुनेगा और आपकी बातों को आगे लेके जाया जाएगा। आप लोग जैसे जानते हैं कि मस्जिद और मस्जिद के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में जिस तरह का दुर्व्यवहार उस चीज़ को लेकर हो रहा है, मुतवल्ली मर कर चले जा रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को दूसरा कोई डेवलप करके चले जा रहा है। ये चीज़ को, तमाम चीज़ों को वफ़ बोर्ड के सामने में लाने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए दो ही नाम हम लोग हमेशा देखते हुए हैं, वो अनीसुल हक साहब और हमारे ऑनरेबल एक्स बोर्ड मेंबर खान साहब। इन तमाम को बातों को हम लोगों ने सुना है। बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से मुतवल्ली भाई लोग आए हुए थे, बहन लोग आई हुई थी और तमाम लोगों ने अपनी बातों को यहाँ सामने रखा है और ये बात को हम लोग जो है आने वाले वक्त में नौबन्नो सरकार तक भी लेकर जाएंगे और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक, हमारे नदीमुल हक साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी बात को आगे लेकर जाएँ। आप लोगों ने वो भी शायद रिकॉर्ड किया होगा, जिस तरह से फ़िरहाद हकीम साहब ने आज आने का वादा किया था, लेकिन उनका कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया था। वो वीडियो मैसेज को भी आप लोग दिखाएँ लोगों को, ताकि मुतवल्ली भाइयों को ये मालूम हो कि फ़िरहाद हकीम साहब जिस तरह से नॉट बीइंग अ मिनिस्टर, जब वो मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने ये बात कहा है हम लोगों के सामने, जब वो मिनिस्टर नहीं थे तब से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से, किस स्केल में उसको डेवलपमेंट किया है, कहाँ तक उसको लेकर गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है जो आज के डेट में एक मिनिस्टर भी आज मुतवल्ली है, तो एक मुतवल्ली आने वाले डेट में वाकई में अपना हक़ को अदा कर सकता है। उनसे प्रेरित होकर, फ़िरहाद हकीम से प्रेरित होकर, नदीम भाई से प्रेरित होकर, तो हमारी मुतवल्ली भाइयों को, बहनों को, गुलाम रब्बानी और हमारे तमाम जितने भी मेंबर्स हैं मुतवल्ली एसोसिएशन के, मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, जैसे इमरान भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, अकील भाई हैं, मोइन भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, सैफुल्ला भाई, ज़हीर अब्बास भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, राहिल ज़फ़र, सनाउल्लाह हुज़ैफ़ा, नौशाद हुसैन, इब्राहिम भाई, अनीसुर रहमान भाई, ज़हीर अहमद, अज़हर, राहिल भाई, मोहम्मद अली और ज़हीर अब्बास, ये तमाम लोगों ने आज मुतवल्ली के तमाम बातों को सामने लेकर आए हैं। मुतवल्ली के बातों को हम लोगों ने सुना है, इंशाल्लाह उसको लिखित में हम लोग जो है ऑल वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उसको वफ़ बोर्ड में प्लेस करेंगे, सीईओ साहब को प्लेस करेंगे, ताकि जिस तरह कुछ मैटर्स उसमें कवर किया गया है, जैसे इनकम टैक्स को लेकर कवर किया गया है कि इनकम टैक्स को यहाँ से पूरा वफ़ के प्रॉपर्टी के इनकम के ऊपर से इनकम टैक्स को हटाया जाए, वफ़ के ऊपर से जीएसटी को हटाया जाए और वफ़ के प्रॉपर्टीज़ में जिस तरह का ठेका टेनेंसी का कब्ज़ा है उसको भी हटाया जाए, उसके ऊपर अमेंडमेंट लाया जाए और तमाम लीज़ रूल्स को जो सामने लाया है हमारे ऑनरेबल जस्टिस सईदुल्लाह मुंशी साहब ने, वो तमाम चीज़ों को सामने लाई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को एग्जाम कर सकते हैं कानून के मुताबिक। जिस तरह से एक मैंने वीडियो देखा था, यूपी का वीडियो था, उसमें कहा था कि हम लोग जो है मस्जिदों को भी शहीद करेंगे, कबर में भी हमारे पीर मुर्शिद कबर में भी हथौड़ा चलाएंगे कानून के मुताबिक। तो इसी तरह से वफ़ का एक्ट भी बहुत मजबूत है। वफ़ का एक्ट में एक बहुत सख्त एक्ट है, उसमें कहा गया है वफ़ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट। मतलब आने वाले वक्त में और पास्ट में जितना भी एक्ट बना है वफ़ का एक्ट जो है उसके ऊपर में उसको लागू होता है। इससे क्लियरली साबित होता है कि वफ़ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट, विच मीन्स कि वफ़ के एक्ट के ऊपर में कोई नहीं चलेगा। वंस अ वफ़ इज़ ऑलवेज अ वफ़। एक बार जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वेस्ट हो चुका है वो सेकंड टाइम वेस्ट, चाहे वो ठिका में हो, बरगदा में हो या किसी भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन वफ़ की प्रॉपर्टी को लेकर बैठा हुआ है, इसके ऊपर में अमेंडमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। इसका आवाज़ भी जो है वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उठाती आ रही है। आज भी इस बात को आगे ले जाया गया है और इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारे और हमारे तमाम मुतवल्ली भाइयों का यही कोशिश रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए हम दूसरी मुतवल्ली भाइयों की प्रॉपर्टी को किस तरह से उनका हेल्प करें, ये हमारी कोशिश रही है। मुतवल्ली एसोसिएशन का यही आवाज़ रहा है और खान साहब का, अफाकुज़्ज़मा खान साहब का और अनीसुल हक साहब का ये हमेशा ये मेहनत रहा है कि मुतवल्ली का भलाई कहाँ से हो, यही उनका मैसेज है। एक सवाल है, इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि अभी हमारे एक्स मेंबर अनीसुल हक साहब ने कहा कि बीइंग अ मेंबर मुतवल्ली रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड,
उन्होंने बहुत ऐसे मुतवल्ली को वक्फ से खारिज किया है, मुतवल्लीशिप को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि वो फॉल्स मुतवल्लीशिप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, मे बी क्लरिकल एरर्स हो सकता है कि आदमी से गलती हो सकता है, लेकिन वो गलती को भी सुधारा गया है। ये नहीं कि वो मुतवल्ली के रिप्रेजेंटेटिव है तो मुतवल्ली के हक में ही बोलेंगे। मुतवल्ली जहाँ गलत करता है तो वो मुतवल्ली के खिलाफ भी खड़े होते हैं और मुतवल्ली को बाहर भी निकाला जाता है, मुतवल्ली को रिजेक्ट भी किया जाता है। ये हमारा अनीसुल हक साहब का ये हमेशा मेहनत रहा है, और बोर्ड मेंबर हमारे हक साहब और खान साहब का यही मेहनत रहा है कि राइटफुल मुतवल्ली है वो अपने प्रॉपर्टी का देखभाल करें, सही से करें, अदरवाइज उनके ऊपर भी एक्शन लागू होता है अंडर सेक्शन 64। सर एक लास्ट सवाल है कि जो भी मुतवल्ली बनता है एज़ पर वफ़ एक्ट के तहत बनता है। वफ़ एक्ट चलता है जो हमारे वफ़ नामा में, वफ़ डीड में लिखा रहता है। जैसे कुछ वफ़ डीड में लिखा रहता है वफ़ुल औलाद रहता है, वफ़ पब्लिक वफ़ होता है। जिस वफ़ में मस्जिद और मज़ार शामिल होता है वो पब्लिक वफ़ रहता है, और जो औलाद रहता है उसमें मस्जिद और मज़ारें नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो भी अपॉइंटमेंट होता है मुतवल्लीशिप वफ़ बोर्ड जो देता है वो वफ़ डीड के हिसाब से देता है। अगर वो चाचा, ताया, मामा, चाचा, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई अगर वो बोलता है कि मैं मुतवल्ली बनना चाहता हूँ तो वफ़ बोर्ड आपके लिए खुला है, वहाँ अर्जी करें आप। और वफ़ बोर्ड तो आंख बंद करके आपको हियरिंग करके आपको तो ये नहीं देगा, मुतवल्लीशिप नहीं देगा। वो वफ़ डीड को देखेगा कि आपके वफ़ डीड में आपके वाकिफ़ ने क्या लिखा है, आपके परदादा, दादा के परदादा ने क्या लिखा है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपके चाचा और आपके मामा और सब मिलकर जॉइंट मुतवल्ली होंगे तो वफ़ बोर्ड आपको जॉइंट मुतवल्ली बनाएगा। अगर आपको बताया गया है वफ़ डीड में कि आप सिंगल मुतवल्ली होंगे तो आपको सिंगल मुतवल्ली बनाएगा, उसमें किसी की आवाज़ शामिल नहीं हो सकती है। मगर वक़्फ़ प्रॉपर्टी के ऊपर प्रमोटर जो आग गड़ा कर कुछ साबित करने के लिए कोई एक्ट है तो आप बताएं मुतवल्ली एसोसिएशन को, उस एक्ट के तहत चलेगा, क्योंकि जो भी होगा वो वफ़ एक्ट के मुताबिक होगा, वफ़ एक्ट के बाहर नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो आप सामने लाइए, वफ़ बोर्ड सामने है, सीओ साहब सामने हैं, वो अपना उनको लिखिए, उनको आप कंप्लेन करें, उनको आप एक्शन लें, वो एक्शन ज़रूर लेंगे, उसको बैठे हैं एक्शन लेने के लिए। जब तक उनको नहीं बताया जाएगा, ये एक सिर्फ ज़बानी बात करने से नहीं होगा। हम मीडिया में कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलिएगा, आपके बारे में, आपको अगर किसी के बारे में कुछ बोलता है कि भाई फलाना प्रॉपर्टी का मुतवल्ली कर, लेकिन उसके तो प्रूफ चाहिए ना, आप प्रूफ ला के दीजिए। वफ़ बोर्ड उसका बैठा हुआ एक्शन लेने के लिए। जब वफ़ बोर्ड एक मुतवल्ली को रिजेक्ट कर सकता है तो वफ़ बोर्ड ऐसा कितना एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। তাদেরকে রিমুভ করতে হবে, তো সেই আইন আছে, সেকশন 54 সে প্রভিশন রয়েছে। স্যার ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের একটা সমস্যা হচ্ছে যে এখন 3 জন করে জাজ সাহেব আছে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে, একজন না থাকলে কোরাম হয় না। সুতরাং কোরাম না হলে সেখানে ডিসিশন হবে না, তার কারণে পেন্ডেন্সি বাড়ছে। আগে একজন জজ সাহেব ছিলেন, তিনি বসতেন, শুনতেন, হয়ে যেত। এটা ডিফিকাল্টি, দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টি। স্যার অনেকগুলো ওয়াকফ প্রপার্টিকে মানুষরা বাঁচাতে পারছে না যেহেতু ওদের মানে পয়সার অভাব আছে আর কি। কি ওয়াকফ প্রপার্টিকে বা ওয়াকফ বোর্ডকে তাদের জন্য কিছু সহযোগিতা মানে সেটা করতেই পারে, ওয়াকফ বোর্ডের ফান্ড আছে, ইচ্ছা করলে করতে পারে। আপনি কোনো বক্তব্য দেবেন যে মানে ওয়াকফ প্রপার্টিকে বাঁচাবার জন্য কোনো ফান্ড মোবিলাইজ করতে না, সে ওয়াকফ বোর্ডই যথেষ্ট, এখানে আলাদা করে কোনো বক্তব্য রাখা দরকার নেই। সে তো যে কেউ অ্যাটেন্ড করতে পারে, ইনভাইট করেছে, অ্যাটেন্ড করেছে, তার মানে কি এটা আমার জানা আছে পার্সোনাল। আচ্ছা ওয়াকফ নিয়ে কিছু বলবেন স্যার? ওয়াকফ নিয়ে তো এতক্ষণ বললাম, এতক্ষণ তো ওয়াকফ নিয়েই বললাম। তো ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আইনটাকে সেভাবে তৈরি করা উচিত যাতে মানুষের কাজে লাগে। স্যার হ্যাঁ, এনক্রোচমেন্ট হতে গেলে আইনকে আরও শক্ত হাতে ডিল করতে হবে, এবং ক্রিমিনাল অফেন্স এনক্রোচমেন্ট বলেছে, কিন্তু তার জন্য এফআইআরও করার দরকার আছে। मैं अफाकुर जमान खान, लास्ट 25 साल से मैं वो बोर्ड में हूँ, और अभी फिर इलेक्शन आ रहा है, इसमें मैं फिर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और यहाँ हम लोग का मतवल्लियों का सेमिनार इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वक़फ़ एक्ट जो हमारा है उसमें क्या क्या सेक्शन है, जिस सेक्शन के तहत हमारे मतवल्ली भाई जो है वो अपना काम और अच्छे से बेहतरी से कर सके, इसके लिए वो सेक्शन उन लोग को हम लोग को समझाना है, उन लोग को बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। और फर्स्ट सोल्जर जो होते हैं वक़फ़ स्टेट के वो मतवल्ली होते हैं, फर्स्ट हैंड जो लड़ाई करते हैं। तो वक़्फ़ प्रॉपर्टी काफ़ी इंक्रोचमेंट होता है, उसके अगेंस्ट में भी हम लोग कानून को तब्दील किए हैं। हम खुद कई बार गए दिल्ली, सेमिनार अटेंड किए हैं, और मेरे सजेशन पर वक़फ़ एक्ट में काफ़ी तब्दीली लाया गया है, ताकि अब पहले जैसा था इंक्रोचमेंट का सेक्शन जो था बहुत कमज़ोर था पहले, अभी उसको बहुत मजबूत किया गया है। जेल होगा, जुर्माना होगा, ट्राइब्यूनल से ऑर्डर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से खाली करेगी ज़मीन, ये सारी बातें जो हम लोग वहाँ पर रखे हैं, और ये एक्ट में भी आ गया है, एक्सेप्ट किया गया एक्ट। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है हम लोग चाहते हैं जो पोटेंशियल है उसको डेवलप किया जाए पूरी तरीके के साथ,
लॉफुली, ताकि वक्फ स्टेट को फ़ायदा हो, वक्फ स्टेट को फ़ायदा होगा, वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होगा। 7% कंट्रीब्यूशन हम लोगों को मिलेगा, तो जितना इनकम ज़्यादा होगा वो हम लोग को मिलेगा। इसके अलावा वक्फ स्टेट जब भी डेवलप होगा, उसका अखराजात जब बढ़ जाएंगे, तो और भी चैरिटेबल काम जो है वो ज़्यादा पैमाने में हो पाएगा। ये हम लोग इसलिए चाहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप हो और तरीके के साथ हो। हम लोग को इसमें ये एक बहुत मैंने बड़ा मुद्दा है ये, जो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है। सबसे पहली बात है, हम लोग का स्टाफ बहुत कम है। 106 पोस्ट हमारा सैंक्शन है, लेकिन हमारा सिर्फ 30-35 स्टाफ है, वो भी कैजुअल है, 2-3 ही परमानेंट स्टाफ है। तो सरकार से हमारा ये गुजारिश है, और हम लोग कई बार इसके बारे में मेमोरेंडम भी दिए हैं, ताकि 106 पोस्ट को सैंक्शन किया जाए। वक्फ स्टेट जो है दार्जिलिंग से लेके सुंदरबन तक फैला हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये हमारे लोग जो है बहुत कम है, तो बहुत मुश्किल है ये हम लोग को मॉनिटर करना। हम लोग इमाम मुअज्जम को जो ऑनरेरियम देते हैं, उन लोगों का मीटिंग भी करते हैं, उसमें हम लोगों ने उनसे ये रखा है बात कि आप लोग वक्फ बोर्ड का होकर कहीं कोई इंक्रोचमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग उसको हमारे नज़र पे लाइए, ताकि हम लोग एक्शन लें उस पर। और वक्फ बोर्ड का कानून भी हम लोग तब्दील किए हैं, उसमें सजेशन दिए थे। वक्फ प्रॉपर्टी कोई भी इंक्रोच करे, सेल करे, खरीदे, उसका जेल होगा, जुर्माना होगा। हवाले से 2-3 जगह ऐसा है जो हम लोग के पास में खबर आई थी, काफ़ी जगह है जिसको हम लोग कॉरपोरेशन को बोलकर वो जगह हम लोग डिमोलिश करवा दिए हैं। काफ़ी जगह ऐसे बिल्डिंग है, और कुछ बिल्डिंग है कि जहां ऑलरेडी लोग आ चुके हैं, तो उन लोगों को वक्फ बोर्ड में लाकर मीटिंग करके उन लोगों को वक्फ स्टेट के अंडर में लाकर हम लोग उसको रेगुलराइज करने का भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भाई अपना ही है, अगर बिल्डिंग में आ गया तो उसको वहाँ से हटा देना ये भी मैंने सही नहीं है। तो अगर वक्फ के अंडर में आके वक्फ का जो इनकम है उसके साथ में अगर हम लोग का साथ देता है, तो हम लोग उसको रेगुलराइज भी करेंगे इंशाल्लाह। और कोई स्पेसिफिक केस हो वो हम लोग अगर वक्फ बोर्ड में नहीं काम होता है, हम लोग एसोसिएशन है वहाँ पर आए, मतवल्ली हजरात वहाँ पर हम लोग को बताए अपना मामला, हम लोग ज़रूर उसको एक्शन लेंगे। क्या नाम बताएं? अफाकुज़्ज़मान खान। देखिए, कैलकाटा के जो मुतवल्ली लोग हैं उन लोग को तो उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं तो टाइमिंग की वजह से, क्योंकि बोर्ड जो खुलता है 10:30 बजे से लेके 5-5:30 बजे तक रहता है, तो उसकी वजह से जो ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, उनको थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है। तो ये मुतालबा हम लोग करते हैं कि कम से कम एक मुतवल्ली एसोसिएशन के लिए वक्फ बोर्ड में जहाँ वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग है 6/2 मदन स्ट्रीट में, वहाँ पर एक हम लोग के लिए एक ऊपर में जगह होनी चाहिए, जहाँ वो लोग आके मतलब अपना जो मसला है उसको बोल सके, हम लोग के साथ में डिस्कस कर सके, और हम लोग उनकी स्पीडी उनका मदद कर सके। जो लोग स्पेशली जो मुतवल्ली बाहर से आते हैं, उसके लिए देखिए सोल्यूशन तो टॉप से करना पड़ेगा। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं मैडम ममता बनर्जी और दीदी जो हैं, और उसके बाद जो अभी हमारे मिनिस्टर साहब हैं माइनॉरिटी के, उनको देखना पड़ेगा। प्लस बोर्ड में जो लोग हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, सीईओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन सबको इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी पर लोगों ने गलत तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है उसको वापस छोड़ाएँ। नहीं तो इसको भी हमें छुड़वाना होगा ना, ये तो एक कम्युनिटी के लिए भला के लिए है, तो इसको उनको या तो वो उनका जो वाजिब रेंट है वो दें, मतलब उनको अवैध तरीके से कब्ज़ा नहीं करके रखना चाहिए, क्योंकि ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। वाकिफ़ ने इसको क्या सोच के किस लिए वक़्फ़ किया है, कोई मस्जिद की हो सकती है, कोई मदरसे की हो सकती है, या कोई जस्ट पब्लिक के लिए हो सकती है, तो उसको उस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, गलत तरीके से उस पर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए।